start again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विदेशी विनिमय दर के चैप्टर के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेट से हम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी विनिमय दर। देखो, विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की हम कितनी इकाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक देश की मुद्रा को अगर हमें कन्वर्ट करना है दूसरे देश की मुद्रा में, तो हमें कितने देने होंगे, उसके लिए रुपए देने होंगे, उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर। जैसे इन दिनों $1 की कीमत लगभग 87 रुपीज़ है, तो ये क्या कहलाता है, आपका विदेशी विनिमय दर, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो ये विदेशी विनिमय दर है, इसको मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन प्रणालियों की बात करते हैं जिसके द्वारा विदेशी विनिमय दर को मापा जाता है। तो सबसे पहले है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। देखो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली वह है जो कि सदैव स्थिर रहती है, जिसमें विनिमय की दर क्या रहेगी, सदैव एक समान रहेगी, जिसका निर्धारण कौन करता है, सरकार के द्वारा। इसे मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि इसे सरकार तय करती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो ये है, इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, ना तो बहुत तेज़ी होगी ना मंदी होगी। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। ध्यान रखिएगा, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बढ़ेगा, क्योंकि छोटे से छोटा व्यापारी भी विदेशों से व्यापार कर पाएगा, ठीक है। नंबर 3 है नीति निर्धारण में सहायक। आपको पता है, सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कब होते हैं, जब एक समान सिचुएशन हो, यानी ना तो कोई चेंजेस हो, ना तो बहुत तेज़ी हो, ना मंदी हो। यानी अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होंगी तो नीतियाँ निर्माण करना आसान होता है, जबकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में यह संभव है। नेक्स्ट है आपका सट्टेबाजी से रोकथाम। ध्यान रखिएगा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के कारण एक फ़ायदा ये भी होता है कि सट्टेबाजी को रोका जा सकता है, क्योंकि सट्टेबाजी वहाँ होती है जहाँ पर कीमतों में सडनली परिवर्तन होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से जिसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहाँ पे यह संभव होता है। तो यहाँ पे तो कोई तेज़ी या मंदी है नहीं, कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पे सट्टेबाजी को रोका जाता है। नेक्स्ट, अगर हम हानियों की बात करें तो सबसे पहली हानि ये है स्वर्ण के विशाल भंडार की आवश्यकता। आप जानते हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या ऐसे ही स्थिर हो जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण, प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स वगैरह विदेशों में हमें क्या करना होता है, गिरवी रखना होता है, जिसके आधार पर ही जो स्थिर विनिमय दर है वो हमें प्राप्त हो पाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 है जोखिम पूंजी निरुत्साहित, यानी वो लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनको जोखिम उठाना मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ रिस्क होगा वहीं पे ही हमें प्रॉफिट या लाभ की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे जोखिम पूंजी निरुत्साहित होगी, क्योंकि कोई रिस्क ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जितना हमें लाभ मिलना है वह तो तय है, उससे ज़्यादा हम लाभ यहाँ पे कमा नहीं सकते, ठीक है। नंबर 3 है वास्तविक विनिमय दर के लाभ के ज्ञान का अभाव। कह सकते हैं आप, वास्तविक विनिमय दर का मतलब ये होता है कि जो कि वर्तमान में एट प्रेजेंट है, हर पल आपको पता है विनिमय दर बदल रही है। तो ये जो दर है ये तो वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है, स्थिर विनिमय दर तो सरकार ने तय की हुई है, तो ये वास्तविक विनिमय दर नहीं होती है, इसके ज्ञान का हमें अभाव होता है। अब हम बात करते हैं लोचशील विनिमय दर प्रणाली। देखो, ये वह विनिमय दर प्रणाली है जो कि सदैव परिवर्तित होती रहती है, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम, तो विनिमय दर ज़्यादा होगी, पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम, तो विनिमय दर कम होगी, ठीक है। इसके लाभ क्या हैं, अगर मैं लाभ की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, जो हानियाँ हैं स्थिर विनिमय दर की उसका उल्टा कर दो, आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। जैसे स्वर्ण के विशाल भंडार की यहाँ पे आवश्यकता होती थी, यहाँ पे स्वर्ण के विशाल भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 है, यहाँ पे जोखिम पूंजी निरुत्साहित होती थी, यहाँ पे जोखिम पूंजी प्रोत्साहित होगी, यानी वो लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वो आपके देश में पैसा लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से ही पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे वास्तविक विनिमय दर का ज्ञान नहीं हो पाता था, यहाँ पे वास्तविक विनिमय दर का आपको ज्ञान हो पाता है। अच्छा, अगर मैं इसके हानियों की भी बात करूँ तो जो इसकी स्थिरता है, मतलब जो इसके लाभ है उसी का अपोजिट कर दो, आपको यहाँ पे इनकी हानियाँ पता चल जाएंगी। जैसे अगर मैं लोचशील विनिमय दर की हानि की बात करूँ तो यहाँ पे स्थिरता पाई जाती है, लोचशील विनिमय दर में अस्थिरता पाई जाती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत तेज़ी से डॉलर और रुपीज़ के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, जिस कारण से हर कोई विदेशी व्यापार कर पाने में सक्षम नहीं होता है। नीति निर्माण में सहायक,
यहाँ पे नीति निर्माण करना कठिन होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें हर पल बदल रही हैं, इसलिए नीतियाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सट्टेबाजी से रोकथाम, यहाँ पे सट्टेबाजी को रोका जा सकता है, जबकि यहाँ पे सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा लोचशील विनिमय दर है, हमेशा घट बढ़ रही है, तो सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे विदेशी विनिमय की संतुलन दर। ध्यान रखिएगा विदेशी विनिमय की संतुलन दर वह दर है जहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये जो डी है ये मांग वक्र है और एस पूर्ति वक्र है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये बिंदु कहलाता है संतुलन बिंदु। तो इस समय पर, इस अवस्था में, इस संतुलन बिंदु पर जो भी विनिमय दर है वह संतुलन दर कहलाती है, जैसे OR, और जो भी क्वांटिटी होगी वो संतुलन मात्रा कहलाती है। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो विदेशी विनिमय की मांग में परिवर्तन तथा बाजार संतुलन, ठीक है, एवं विनिमय की संतुलन दर। ध्यान रखिएगा अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो जो आपका संतुलन बिंदु है वो E से E1 हो जाएगा, जो विनिमय दर है वो OR से बढ़कर OR1 हो जाएगी और क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। यानी अगर मांग बढ़ती है तो डॉलर का रेट भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर विदेशी विनिमय की मांग घटती है यानी तो संतुलन बिंदु E से E2 हो जाएगा, जो विनिमय दर है वो OR से घटकर OR2 हो जाती है और क्वांटिटी OQ से घटकर OQ2 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में परिवर्तन तथा संतुलन दर। ध्यान रखिएगा अगर पूर्ति में वृद्धि होती है यानी विदेशी विनिमय की अगर पूर्ति बढ़ती है तो जो सप्लाई कर्व है SS वो S1 हो जाएगा और मांग वक्र को वो सर्वप्रथम E बिंदु पर काटता है, तो ये संतुलन बिंदु। उस टाइम पे जो संतुलन दर है वो OR और क्वांटिटी क्या है OQ। अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है, विनिमय दर यहाँ पे OR1 हो जाती है और क्वांटिटी बढ़कर OQ1 हो जाती है। ठीक है, और अगर मतलब विदेशी विनिमय की पूर्ति में कमी आती है तो ध्यान रखिएगा जो SS कर्व है वो बाईं ओर सरक कर क्या हो जाएगा S2, और ये मांग वक्र को सर्वप्रथम कहाँ पे काट रहा है E पर, तो ये संतुलन बिंदु है और उस अवस्था में संतुलन दर OR और क्वांटिटी OQ है। अगर पूर्ति में कमी होती है तो नया संतुलन बिंदु हमें E2 प्राप्त होगा, संतुलन दर OR2 हो जाएगी बढ़ करके, और जबकि क्वांटिटी कम होकर के OQ2 हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास। देखो सबसे पहले घरेलू मुद्रा का मतलब होता है कि जो हमारे देश में मुद्रा चलन में है, जो मुद्रा प्रयोग में हो रही है आ रही है, उसे क्या बोलते हैं घरेलू मुद्रा। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडियन रुपीस है घरेलू मुद्रा, तो ये आपकी घरेलू मुद्रा कहलाती है। घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास का मतलब क्या है, अगर देश की घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में उसका मूल्य कम होता है तो वो घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास कहलाता है। जैसे $1 पहले 50 रुपीज़ का था, अभी $1 80 रुपीज़ का है, यानी पहले $1 खरीदने के लिए हमें 50 रुपीज़ देने होते थे, आज $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपीज़ देने होते हैं, तो ये हमारा मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि। देखो यदि देश की घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के कंपेयर में उसका मूल्य बढ़ता है तो वो घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जैसे $1 पहले 80 रुपीज़ का था, अभी $1 कितने का है 50 रुपीज़ का, दैट मीन्स हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपेयर में। नेक्स्ट है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। देखो यदि किसी देश की सरकार के द्वारा या किसी देश द्वारा RBI के साथ मिल करके या वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ मिल करके अपने देश की मुद्रा के मूल्य को जानबूझ करके उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी घटाया जाता है, कम किया जाता है, तो वो मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देश में विदेशी निवेश बढ़ सके, देश का निर्यात बढ़ सके, ऐसा करने के लिए हम अवमूल्यन करते हैं। और घरेलू मुद्रा का पुनर्मूल्यन मतलब यदि देश की घरेलू मुद्रा जानबूझ करके उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाता है विदेशी मुद्रा के कंपेयर में, तो वो घरेलू मुद्रा का पुनर्मूल्यन कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विदेशों में निवेश करना आसान हो सके, विदेशों से आयात आसानी से किया जा सके, ताकि कम मुद्रा का आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के स्रोत। देखो सिंपल सी बात है, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, उसके स्रोत क्या हैं। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशों से आयात करने के लिए, विदेशों में निवेश करने के लिए, विदेशों से सट्टा व्यापार करने के लिए, विदेशों में दान या उपहार देने के लिए, विदेशों में पर्यटन उद्देश्य के लिए, यानी अगर आपको विदेशों में घूमने फिरने के लिए जाना है तो इन सभी कार्यों के लिए आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो ये आपको करते हैं यहाँ पे विदेशी विनिमय की पूर्ति के स्रोत, मतलब ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे देश में विदेशी मुद्रा का संचलन होता है। अगर मैं बात करूँ, विदेशी मुद्रा विदेशों को निर्यात करने से आती है, विदेशी लोगों द्वारा देश में प्रत्यक्ष क्रय करने से देश में विदेशी मुद्रा आती है, गैर निवासियों द्वारा देश में सट्टा व्यापार करने से, विदेशी लोगों द्वारा देश में प्रत्यक्ष निवेश करने से, गैर निवासियों द्वारा देश में दान या उपहार देने से,
विदेशी लोगों द्वारा देश में पर्यटन उद्देश्य से घूमने फिरने के लिए यदि वो आते हैं तो इन सभी स्रोतों से देश में विदेशी मुद्रा का संचलन होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विदेशी विनिमय बाजार। देखो विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहाँ पर विभिन्न विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, यानी जहाँ पे लेन देन होता है, ऐसे बाजार को हम क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय बाजार। इसका कार्य क्या है, हस्तांतरण कार्य। ध्यान रखिएगा, विदेशी विनिमय बाजार आपको मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का क्या करती है, हस्तांतरण करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको विदेशी मुद्रा के रूप में हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है साख संबंधी कार्य। यदि आपको विदेशी मुद्रा के रूप में अगर आपको ऋण चाहिए, साख चाहिए, तो ये आपको उपलब्ध करवाएगा। जोखिम से बचाव, कहीं ना कहीं जिस मूल्य पर आपके बीच में डील होती है, बिलटरल ट्रेड के को लेकर के सौदे होते हैं, तो ये उसी मूल्य पर ही आपको विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाती है। यानी आप कह सकते हो कि अगर विदेशी मुद्रा का मूल्य घटता या बढ़ता भी है तो उससे आपके होने वाले जो ट्रांजैक्शन है उस पर कोई लेन देन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि आपके जोखिम को यहाँ पे कम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चालू बाजार। देखो चालू बाजार वह बाजार है जिसमें हम चालू लेन देनों को शामिल करते हैं, यानी वर्तमान लेन देनों को शामिल करते हैं। इसमें वर्तमान में किए जाने वाले जो भी सौदे हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसमें जो भी विनिमय की दर है वो वर्तमान में तय की जाती है, इसके तात्कालिक विनिमय दर भी कहते हैं। इसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं वायदा बाजार की बात करूं, जैसा कि नाम से ही पता है, फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं इसे। इसमें भविष्य में किए जाने वाले सौदों को शामिल किया जाता है। इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में जिस मूल्य पर लेन देन होंगे वो वर्तमान में ही तय कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रबंधित ऋणशीलता या गंधित ऋणशीलता। देखो प्रबंधित ऋणशीलता का मतलब ये है, जैसा कि आप जानते हैं, विदेशी विनिमय की दर मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यदि मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम, तो विनिमय दर ज़्यादा होगी। पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम, तो विनिमय दर कम होगी। तो यह स्थिति तो प्रबंधित ऋणशीलता कहलाती है। लेकिन यदि देश की सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझ करके एक निश्चित उद्देश्य के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को परिवर्तित करते हैं या फिर उनमें चेंजेस लेकर के आते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, तो यह जो प्रणाली है, यह जो प्रक्रिया है, ये गंधित ऋणशीलता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।